ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट अगर आई कैप कह दे तो फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाती है। आपका स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, इसका फॉर्मेट दो तरह से होता है। एक होता है एक्सपेंसेस बाय फंक्शन, और एक होता है एक्सपेंसेस बाय नेचर। एक्सपेंसेस बाय फंक्शन और एक्सपेंसेस बाय नेचर। अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 10 देखें जो आपको करने के लिए दिया था, इसकी रिक्वायरमेंट में अगर देखें, उसने लिखा हुआ है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम एनालाइजिंग एक्सपेंसेस बाय नेचर। जब आपने अपना सवाल हल करके सॉल्यूशन मैच किया होगा, आंसर तो मैच कर गया होगा, लेकिन वो जो फॉर्मेट है वो मैच नहीं किया होगा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो एक्सपेंसेस बाय फंक्शन है। जो आप लिखते हो ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, फिर उसके बाद लेस अदर एक्सपेंस ऐड अदर इनकम, वो सारा क्या है? एक्सपेंसेस बाय फंक्शन। बट अगर क्वेश्चन के अंदर कभी आ जाए, एक दफा ये पेपर में सवाल आया हुआ, एक्सपेंसेस बाय नेचर, अगर जब कभी ये चीज आ जाए एक्सपेंसेस बाय नेचर, तो फिर उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आपने लिखना होता है रेवेन्यू या सेल्स नेट करके, इसमें ऐड कर देना होता है अदर इनकम। अगर क्वेश्चन के अंदर है तो ये एक हिस्सा हमारे स्टेटमेंट का हो जाता है। फिर उसके बाद आपने लिखना होता है चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री तरीकाकार क्या होगा? कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन, कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन। ओके होगी बात? अगर तो ये पॉजिटिव आ जाए, आंसर इसका पॉजिटिव आ जाए, मतलब इंक्रीज हो रहा हो, तो आपने इसको क्या ट्रीट करना है? इनकम, मतलब इस इनकम में ऐड कर देना। और अगर डिक्रीज आ जाए, कम हो रहा हो, तो फिर आपने इसको कैसे डील करना है? एक्सपेंस, मतलब इनकम में से ये माइनस करना है। मतलब जो आपका एक्स्ट्रा यानी ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा, आपने उसका डिफरेंस लेना है। इंक्रीज डिक्रीज का कैसे पता चलेगा? अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो समझो इंक्रीज हो रहा है। अगर इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि कैरी डाउन माइनस ब्रॉड डाउन, तो इनकम, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव लिख देंगे। उसके बाद स्टाफ कॉस्ट, अपने सारे इंप्लॉइज को जो चीजें दे रहे हो, कमीशन दे रहे हो, बोनस दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वो सारी प्लस करके यहां पर लिख देंगे। मतलब स्टाफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि जो आपने, आपके पास इंप्लॉइज हैं, उनको जो कुछ भी आप पे कर रहे हो, कमीशन होने इंप्लॉइज नहीं, अपने स्टाफ को जो पैसे दे रहे हो, सैलरी है, कमीशन है, बोनस है, वो सब ऐड करके लिख दो। उसके बाद फिर आपने लिखना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मतलब जो इंटेंजिबल एसेट हैं वो अमोर्टाइजेशन फाइंड हो जाएगी, और जो टेंजिबल हैं उनकी डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं सबको प्लस कर लो,
और वो अदर एक्सपेंस मिलेगा। इस तरह से ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर टैक्स आ जाएगा, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाकी अगर ओसीआई है तो वो इसके बाद आ जाएगा। वो ओसीआई तो आपको पता है वो एक अलग ही स्टेटमेंट है। तो ये है एक्सपेंसेस बाय नेचर। अगर क्वेश्चन के अंदर साइलेंट है तो फिर तो हम अपनी मर्जी करेंगे ना, और अगर वो खुद लिख दे कि आपने ये जो स्टेटमेंट बनानी है ये कभी ना कभी पेपर में आएगा जरूर, कब आएगा अभी तो नहीं आएगा शायद, कब आएगा ये कोई पता नहीं, बट एक दफा ये पेपर में ये चीज आ चुकी है। अब यहां पर थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशानी हो इन्वेंट्री के अंदर जो चेंज है। देखिए इन्वेंट्री सिर्फ फिनिश गुड्स को नहीं कहते, ओपनिंग रॉ मटेरियल हो, वर्क इन प्रोसेस हो, या फिनिश गुड्स। ओके की बात। अब अगर इस क्वेश्चन में हम चले, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास सेल्स गिवन है 1740। अदर इनकम देख लेते हैं। अदर इनकम याद रखें अगर आपको मिलेगी तो क्रेडिट साइड पर मिलेगी। अदर इनकम अगर मिलेगी तो क्रेडिट साइड पर मिलेगी। आपके पास कोई इनकम नहीं है तो अगर हम इसको यहां पर ही लिख लें, आपके पास सेल्स या रेवेन्यू कितना आ रहा है 1740, 1740। आपके पास अदर इनकम कोई नहीं है, ये हमारे पास आ गया 1740। उसके बाद इन्वेंट्री की तरफ चलो जरा। आपके पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, एक वर्क इन प्रोसेस है ओपनिंग स्टॉक, और एक आपके पास ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स। ब्रॉड ऑन प्लस कर लो जरा, 155 प्लस 125 कितना आ गया, कितना 280। ये हमारे पास ब्रॉड ऑन आ गया। फिर उसके बाद क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स 180, वर्क इन प्रोसेस 140, इन दोनों को भी प्लस कर लो, कैरिड ऑन आ गया 180 प्लस 140 320। तो सबसे पहले हमने लिखना है यहां चेंज इन इन्वेंट्री, कैरिड ऑन कितना है आपके पास 320 माइनस 280, कितना आंसर आ गया 40। पॉजिटिव है तो प्लस कर दें, नेगेटिव है तो माइनस कर दें। उसके बाद स्टाफ कॉस्ट देख लो पूरे क्वेश्चन के अंदर, स्टाफ कॉस्ट देख लें जी। स्टाफ कॉस्ट कितनी गिवन है 260। फिर उसके बाद किसी और डायरेक्टर की सैलरी भी बताई हुई है जी। अच्छा जो कंसल्टेंट फी है ये हम अपने एम्प्लॉय को नहीं दे रहे होते, ये तो एक थर्ड पार्टी होती है जिसको हम पे कर रहे होते हैं, तो हमने अपने स्टाफ की कॉस्ट लिखनी है। तो जो आपके स्टाफ की कॉस्ट है प्लस नीचे अगर कोई एडिशनल एडजस्टमेंट गिवन है वो सबको प्लस करके लिखना है। तो ये 260 है एक, और 360 है एक। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कोई सैलरी पेएबल है या कुछ इस तरह की चीजें हैं तो वो देख ले, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। तो कितना आ गया 620। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन यहां पर लिखा हुआ है द पेटेंट्स रिलेटेड टू कंप्यूटर लाइफ उसकी कितनी है 3 साल। फिर वो कहता है जनवरी 1 2015 बिल्डिंग वर रीवैल्यूड। ये कौन सी डेट बन रही है साल का स्टार्ट। बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड टू ₹360। दिस हैज नॉट येट बीन रिफ्लेक्टेड इन द अकाउंट्स, मतलब उसने रीवैल्यू किया नहीं हुआ। कंप्यूटर आर डेप्रिशिएटेड ओवर 5 years।
बिल्डिंग आर नॉट डेप्रिशिएटेड ओवर 30 इयर्स, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स उसकी बाद में बात करते हैं और टैक्स की भी बाद में बात करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है कब की है? साल के शुरू की, सबके साल की शुरू की है। इसका मतलब है जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो अभी लेनी है। गलत सही का तो काम ही खत्म हो गया ना। गलत सही तब होती है जब डेप्शन वो ले चुका हो। अगर वो डेप्शन ले चुका होता तो वो गलत ले चुका होता, क्योंकि एसेट उसने रीवैल्यू किया ही नहीं। अब तो हमने सिंपल डेप्रिसिएशन लेनी है, तो सबसे पहले बिल्डिंग की डेप्शन ले लेते हैं। तो जो बिल्डिंग है वो आपने रीवैल्यू की है। अब रीवैल्यू का तरीकाकार वही पैटर्न पुराना। आपके पास बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी गिवन है? 300। उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 220। 220 वाला एसेट आपका कितने का हो गया? 240। 240 वाला एसेट कितने का हो गया? 360 का। अब ये जो 360 का हुआ है आपका एसेट, ये सरप्लस आया लॉस कितने से? और अब उसकी लाइफ कितनी है? वो खुद कह रहा है अब लाइफ कितनी है। तो आज डेप्रिसिएशन कितनी आ गई और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? अब आपका अगर इसका इंपैक्ट देखो तो ये तो सबसे आसान है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक्सट्रैक्ट का सवाल कर रहे होते हैं। जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये 12 पता किधर जाएगा? डेप्रिसिएशन। और ये 4 किधर जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर। सरप्लस में से माइनस हो जाएगा और रिटेन अर्निंग के अंदर ऐड हो जाएगा। और अगर हम बात करें 360 माइनस 12 से कितना आंसर आ रहा है? 348। ये किधर जाएगा? ये हमारा नॉन करंट एसेट है। ये जो 4 चीजें हाईलाइट की हैं और ये 4 चीजें ही आपके काम की हैं, और आपने कुछ भी नहीं करना यहां पर। ना कोई पिछली एक्यूमुलेटेड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी। बिल्डिंग से रिलेटेड इस टाइम आपके पास 348 जाएगा पीपीई के अंदर, 12 जाएगा डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर के अंदर, 4 जाएगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और जो 120 है ये जाएगा ओसीआई के। ऐसी वर्किंग कर लिया करो, क्योंकि एक एडजस्टमेंट तो आनी है नॉन करंट एसेट की, और फिर इसका इफेक्ट जाकर जहां जहां जाना है वहां लिख दिया। आपको परेशानी इस बात की होती है क्योंकि आंसर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है ना वो कंबाइन करके लिखता है। आप कंबाइन करके लिख सकते हो, लेकिन सबको अलग अलग हल करके फिर सारे पीपी इकट्ठे करके लिख दो। अब जैसे दूसरे 2 पीपी आपके पास हैं, एक है कंप्यूटर और एक है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट के बारे में उसने खुद ही कहा कि इसकी लाइफ 3 साल है। ये 28 तो डेप्रिसिएशन में चला जाए, एक्सपेंस में चला जाएगा अमोर्टाइजेशन के अंदर, और दूसरा 60 में से 20 माइनस हो जाएगा। कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर की लाइफ 5 साल है। नीचे भी कुछ बताया हुआ है, कुछ नई चीज खरीदी है या नहीं? कुछ भी नहीं है। तो कंप्यूटर को 5 पे डिवाइड कर दें, डेप्रिसिएशन में से भी प्लस कर दें, मतलब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी प्लस कर दें और एक्सपेंस में भी। ठीक होगी बात। बैड डेट्स के बारे में आ जाए। अलाउंस फॉर बैड डेट्स 5% इररिकवरेबल टू बी क्रिएटेड, और यहां पर हमें रिसीवेबल कितने गिवन है? 420। इसका लेंगे 5%, कितनी अमाउंट आ गई? अब आपके पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है तो समझो 0। ओपनिंग बैलेंस तो 0 है, तो ये 21 सारे का सारा इंक्रीज भी आ रहा है और कैरी डाउन भी है, तो हमारे एक्सपेंस में 21 चला जाएगा और रिसीवेबल में से भी 21 माइनस हो जाएगा। ओके की बात। अब आपने अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन के अंदर क्या क्या लिखना है जरा लिखवाओ मुझे। अमोर्टाइजेशन
और एक डेप्रिसिएशन लिखनी है आपने बिल्डिंग की 12, एक अमोर्टाइजेशन लिखनी है आपने पेटेंट की 20, और एक डेप्रिसिएशन आपने लिखनी है कंप्यूटर की। कितना आ गया? 40। अब बाकी जितने एक्सपेंसेस है सबको प्लस कर ले और अदर एक्सपेंस में, एडजस्टमेंट में है, इधर है उधर है, सारे एक्सपेंसेस प्लस कर ले। अब एक्सपेंसेस देख ले, एक तो ये 21 आ गया, ये चीज हमारे पास हो गई। टैक्स एंड पे करते हैं। एक आपके पास सुंदरी एक्सपेंसेस है, एक डिविडेंड पेड किधर आता है? एसओपीएल के अंदर आता है। ये आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। फिर एक बात और भी सुन ले, अगर ये रिडीमेबल का हो तब ये एसओपीएल के अंदर आएगा। अगर ये डिविडेंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का होता तो ये एसओपीएल के अंदर आता, क्योंकि उसको हम लायबिलिटी मानते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को हम लायबिलिटी मानते हैं। चले जी, नंबर उसके बाद डिविडेंड उधर चला जाएगा, कंसल्टेंट फी, और ये तीसरे नंबर पे 21। और कोई खर्चा है तो बता दो, वरना इन सबको प्लस कर दो। कितना आ गया अदर एक्सपेंसेस? 401। सारे प्लस करके? नहीं, डेप्रिसिएशन तो पहले आ गया ना। नहीं, सिर्फ अदर एक्सपेंस बताओ ना। कितना? एक हमारे पास है 294, 294, 44 और 21। कितना? 359। 359। ये हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। चले, बाद में इसकी फाइनेंशियल पोजीशन तो हो जाएगी ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ये आपने कर लेना है। यहां पर एक नजर देख भी लो, ये आपके पास रेवेन्यू आ गया, ये चेंजेस इन 40 आ गया आपके पास, स्टाफ की कॉस्ट आ गई, अमोर्टाइजेशन आ गई, अदर एक्सपेंस आ गया, टैक्स आ गया, और ये आपके पास पैट आ गया। ये ओसीआई में, ओसीआई 120 था ना, ओसीआई आपका 120 आ गया, तो ये आपके पास टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम हो जाएगा ना। अच्छा, सवाल किया लाजमी करो। ये अगर आप कहते हो ना कि प्रेशर हर आने वाले दिन कम से कम हो, तो फिर सवाल डेली बेस पे करते रहे, चाहे समझ लगे या ना लगे, क्योंकि हर आने वाली ट्रांजैक्शन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। ये स्टेटमेंट चेंज इक्विटी आप बनाया करो ना बनाया करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। बेसिकली ये हमने शेयर कैपिटल लिखा, ये हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ये रिटेन्ड अर्निंग का आ गया, और एंड पे टोटल या डायरेक्ट आप वर्किंग का रेफरेंस देकर 1355 भी लिख सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 था। आपने नेक्स्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है, एक दफा खुद प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद जो चीजें आएगी वो हमने साथ देखनी।